इस पे कौन सा पेज? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना रहीम एंड टुडे आई एम होस्टिंग अ लाइव सेशन इंटरव्यू with our very respected MNA as well as parliamentary secretary of National Health and Services और इसके साथ साथ ये मरकज़ी शोबा ख़वातीन की सदर के ओहदे पर भी फाइज़ हैं मोहतरमा नौशीन हामिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस time and it's an honor for Insaf TV that we are having you here and मैडम सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसको आए हुए माशाल्लाह से 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और काफ़ी हद तक हमने देखा है कि चेंजेस भी आई हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, लेकिन मैं आपसे आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ बीइंग अ MNA एज वेल एज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज, आपका कैसा खुद का एक्सपीरियंस रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद एक ओवरऑल मुल्क के सिनेरियो में एक चेंज आया है, एक कल्चरल चेंज आया है। आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो इस वक्त असेंबलीज में मौजूद हैं उनका इमेज एक टोटली डिफरेंट एक इमेज है। एक पढ़ा लिखा तबका, एक विजनरी लोग जो हैं वो अब सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ लोग तो बीच में 20-22 साल से खान साहब के स्ट्रगल में उनके साथ शामिल थे और उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि वो कल को इन ओहदों पे आएंगे। उनका वो सारा स्ट्रगल एक बेहतर पाकिस्तान के लिए था, एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जहाँ पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। तो मैं समझती हूँ कि ये तो एक हमारी हुकूमत का वो है, मगर उसके अलावा खान साहब के आने से और हमारी हुकूमत आने से मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का हो गया हुआ था, क्योंकि बाहर के लोग भी ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स बनती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पुराने लीडर्स थे, करप्शन की जो सर्वेज होते थे, इंडेक्स होते थे, उसमें वो पहले 10 लोगों में होते थे, पहले 5 लोगों में होते थे। इस वजह से पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बाहर के ममालिक में एक इंटरनेशनल इमेज जो था वो हमारा बहुत ख़राब हो चुका था। मगर अब आपने देखा है कि खान साहब के आने से इंटरनेशनली हम लोगों को बहुत एक बूस्ट मिला है और लोग अब पाकिस्तान की दोबारा से वो इज्जत जो है ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत, जिसका खान साहब भी वादा करते थे कि मैं इस ग्रीन पासपोर्ट को दोबारा से वो इज्जत दिलाऊंगा, तो वो दोबारा से पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिली है, हमारी इमेज बिल्डिंग शुरू हुई है, जिसका सबूत आपके सामने है कि यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में खान साहब को टाइम दिया जाता है बोलने का और उन लोगों में उनको शामिल किया जाता है जिनके टाइम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। ये बहुत बड़ा एक ऑनर होता है और ये बड़े लीडर्स को और क्रेडिबल लीडर्स को ये वाला ऑनर मिलता है। इसी तरह बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म्स, हम रोज़ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म्स हों, कोई भी, हर एक में खान साहब को जिस तरह से पजीराई मिल रही है जब वो बाहर के ममालिक में जाते हैं और उनके आने से जिस तरीके से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से आनी शुरू हुई है, ये सब इन चीज़ों का सबूत है कि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अब बहुत बेहतर हो गया है। और हमारी इकॉनमी जो एक ICU में थी और बिल्कुल अनस्टेबल इकॉनमी थी, वो दोबारा जो है उसके अंदर तमाम मुस्बत जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो स्टेबलाइज हो रही है। तो बहुत सारी बेहतरियां आई हैं। मैं समझती हूँ कि राइट डायरेक्शन मिल गई है मुल्क को। बिल्कुल हम एक सही सिमत में हम जा रहे हैं। और जो करप्शन का एक कल्चर यहाँ पे बन गया हुआ था पॉलिटिशियंस के अंदर, बिल्कुल, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। एक एहतसाब का कह सकते हैं हम कि कॉन्सेप्ट हमने ही डेवलप जो है वो किया है, वरना इससे पहले बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं डलता था। अब ये सारे केसेस, ये ब्लेम तो हमारी गवर्नमेंट को करते हैं कि जी, मगर ये इनके ऊपर ये सारे केसेस आप सबके इल्म में होगा कि ये पिछली हुकूमतों में बने हुए थे, मगर वो कभी खुले नहीं थे केसेस, उनको कभी कॉल नहीं किया गया था, कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, क्योंकि बड़े लोगों पे हाथ डालने का कल्चर नहीं था। तो अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल एक न्यूट्रल उनका स्टैंड है कि वो किसी गलत लोग को सपोर्ट नहीं करते, किसी गलत पॉलिटिशियंस के पीछे उनकी बैकिंग नहीं होती। तो आपने देखा है कि उनका एहतसाब शुरू हो गया और आज उनमें से बहुत से लोग जेलों में भी हैं और जमानतों पे भी हैं और केसेस भुगत रहे हैं। बेशक ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, चूँकि हाँ आपका जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली पार्लिमानी आप सेक्रेटरी हेल्थ एंड सर्विसेज की, तो उस लिहाज से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो माजी की हुकूमतें हैं वो हमें सबको मालूम है कि उनकी तरजीहात में
सेहत का शोबा नहीं था। तो आप आई, आपने अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है और आप देख भी रही हैं नई नई इम्प्लीमेंट्स आ रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ थी जो कि ना होने के बराबर थी, उसमें और अब में क्या कंपैरिजन है, क्या वाज़ेह फ़र्क है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के हेल्थ के इंडिकेटर्स देखें तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए पूरी दुनिया में बाइस शर्मिंदगी है कि सबसे ज़्यादा माएँ जो दौरान ज़चकी जिनकी वफ़ात होती है वो पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा बच्चे जो पैदाइश के वक़्त फौत होते हैं वो पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा बच्चे जो अपनी ज़िंदगी की 5वीं सालगिरह नहीं देख पाते हैं वो पाकिस्तान में। अगर टीबी आप देखें तो दुनिया में 5वां बर्डन जो है ट्यूबरक्लोसिस का वो पाकिस्तान में। हेपेटाइटिस की अगर आप सिचुएशन देखें तो हर 10वां बंदा जो है वो हमारा हेपेटाइटिस का शिकार है। पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में आज भी पोलियो मौजूद है। तो ये तो मैं बीमारियों की एक लंबी लिस्ट आपको बोलती जाऊंगी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक से और दुनिया के बेशतर ममालिक से वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और उसकी वजह यही है कि हमारी पिछली हुकूमतों ने कभी भी सेहत के शोबे पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि आप देखें कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वो रहती है। सबसे पहली अचीवमेंट तो मैं समझती हूँ कि वो ये है कि हमने इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो लोगों तक पहुँचाए हैं, उनके घरों तक, उनके डोर स्टेप्स तक जो है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं उन तक वो सेहत कार्ड पहुँचाने का सिलसिला जारी है। और हर फैमिली को, जिस तरह आपको पता है कि 7,20,000 तक का इलाज जो है अगर उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जिसमें कैंसर का इलाज है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस हैं, जिस चीज़ के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो उसमें कवर होता है। और KPK में चूँकि ये हमारा सेकेंड टेन्योर है, वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो गया हुआ है। तो वहाँ पर एक तो ये कि इसकी तादाद जो है वो 10 लाख रुपए है, और दूसरा ये कि वो अब खान साहब की हदायत के मुताबिक अब पूरी KPK की पॉपुलेशन को वो दिए जा रहे हैं। पहले ये था कि वो सिर्फ गुर्बत की लकीर के नीचे था, मगर अब उनका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में भी उनका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और खान साहब का विजन यही है कि पंजाब की तमाम पॉपुलेशन को जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाए। एक और अभी जो इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने शुरू किया है वो है इंसाफ मेडिसिन कार्ड है, और उसके तहत ये कि इस वक्त जो हमारी 3 बड़ी बीमारियां जो पॉपुलेशन का जिसके लिए लंबे इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है और HIV एड्स है, उनके लिए जो है वो ये दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त फराहम की जाएंगी। जो भी इस मर्ज़ का शिकार होगा उनको हुकूमत की तरफ से, चाहे वो उसका, क्योंकि एड्स वो बीमारी है जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो दवाइयाँ जो है वो अफोर्ड करना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये लाइफ लॉन्ग उनको ट्रीटमेंट मिलेगी। ट्यूबरक्लोसिस भी 6 महीने दवाई खानी पड़ती है, हेपेटाइटिस की भी कई महीने खानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत कर रही है। उसके अलावा हम लोगों के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरू किए जा रहे हैं, उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक होता है कि जिसके अंदर आप सही इलाज सही टाइम पे और अफोर्डेबल इलाज जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो इस मॉडल के ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत से नए हॉस्पिटल्स भी हमारे खुल रहे हैं। जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का है कि जो सेहत की प्रिवेंटिव साइड होती है, यानी बीमारी होने के बाद इलाज तो बहुत मुश्किल होता है, मगर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, वो उसके ऊपर वो प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू होती हैं ये चीज़ें। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के मॉडल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला हम बेहतर हेल्थ सिस्टम मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज और भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा माजी की तरफ मैं जाना चाहूँगी कि जब बरसर इक़्तिदार आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जहाँ बहुत सारी शॉर्टेज हुई चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी कि गंदम की, बुनियादी अजनास की जो है वो किल्लत हो गई। इस तरह एक और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि दवाओं की कीमतों में कहना शुरू कर दिया कि 200-300% का इजाफा कर दिया गया। दवाएं जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है या ज़ियाबतीस के लिए है, उस तरह की जो मेडिसिन थी वो शॉर्ट हो गई। तो उसका आप क्या समझती है, वो हमें थोड़ा सा बताएं, वो कैसा वो दौर था या उसमें कौन जिम्मेदार थे या क्या वजूहात थी उसके पीछे? देखिए जी, इसकी जो वजह थी वो ये है कि ज़ाहिर दवाइयाँ जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं।
अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो एक बिजनेस मॉडल के ऊपर चलती हैं, वो लोग कोई चैरिटी का काम नहीं करते हैं, उनको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। अब जहाँ वक्त के साथ साथ चीज़ों में महंगाई आई है, हमने देखा है कि एक दुनिया में एक इन्फ्लेशन आई है, हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ। चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो रॉ मटेरियल जो हम चाइना से सस्ते दामों लेते थे वो हमें उसके लिए ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़े। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से प्राइस की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ, उनकी कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ये दवाएं बनाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने ये दवाइयाँ बनानी बंद कर दी थी। उसका फिर नतीजा ये हुआ था कि लोगों को महंगे दामों इंपोर्टेड दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसके इंपोर्टेड वर्जन्स बाज़ार में थे या उसके स्मगल्ड वर्जन्स बाज़ार में थे। इंपोर्टेड वर्जन्स महंगे थे और स्मगल्ड वर्जन्स जो हैं उनकी प्योरिटी का और उनकी क्वालिटी की कोई अश्योरेंस नहीं होती थी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से निगोशिएट किया और उनसे उनको मामूली सा एक इंक्रीज़ करने की इजाज़त दे के, जिससे उनकी बेसिक कॉस्ट प्राइसेस जो हैं वो कवर हों, उनको दवाएं दोबारा बनाने के लिए कहा गया कि कम से कम, अब ये देखिए कि अगर कोई दवाई 150 रुपये की मिलती थी और वो दवाई की प्राइस बढ़ा के जो अभी मैं आपको परसेंटेज का भी बता दूंगी, दवाई की प्राइस बढ़ा के अगर वो 225 रुपये की हो गई, तो उनको उस दवाई से तो वो बेहतर थी जो वो 800 रुपये में खरीदते थे। तो दवाइयों में, कुछ दवाइयों में बेशक इंक्रीज़ हुआ है, मगर ये जो 200-300% का कहते हैं कि अब एक इंजेक्शन होता है एड्रीनलिन का या एट्रोपिन का, अब उसकी कीमत थी ₹1.44। अब आप देखिए इंजेक्शन के अंदर वो उसकी ग्लास की वायल भी होती है जो उसमें लगती है। अब एक वायल के साथ और बीच में दवाई डाल के ₹1.44 बहुत साल पहले की कीमत थी, उन्होंने उसको बढ़ा के ₹5 का किया। तो ये उसको लोगों ने उसको कह दिया जी 300%, 400% बढ़ा। और ये इंजेक्शंस वो हैं और इस तरह की दवाइयाँ जो कभी कभी खुदा न खास्ता इमरजेंसी में लगती हैं, कोई रेगुलर यूज़ की नहीं होती। तो इस तरह से कुछ दवाइयों की प्राइसेस बेशक बढ़ी है, पर उसके पीछे तो सोच यही थी कि लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाएं ये एसेंशियल मेडिसिन्स, और वो जो उनको बाहर की महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं उसकी जगह अपने मुल्क की मयारी मेडिसिन जो हैं वो एक अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएं। अच्छा, सेहत से मुतालिक तो आपने हमें बहुत अच्छा गाइड भी किया। अच्छा, आप एक और शोबे पर, ओहदे पर मैं कहूँगी कि फ़ाइज़ हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मरकज़ी शोबा ख़वातीन की सदर हैं आप, ठीक है। तो उस हवाले से पहले तो मैं ख़वातीन के किरदार पे थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि हमसे ये क्वेश्चन भी किया गया है कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है रिज़र्व सीट्स पर आती हैं, वो आम इंतखाबात में वोट्स के ज़रिए क्यों नहीं आती, क्या वजूहात हैं इनकी? देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पर होती है और आदमी हमेशा जो है वो एक उनका अपर हैंड इस मुल्क में रहा है। मगर अब थोड़ा सा पिछला जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए थे उसके अंदर एक शर्त रखी गई है कि हर पार्टी जब तक 5% सीटें जो हैं वो अपनी ख़वातीन को नहीं देगा, 5% टिकट्स जो हैं वो अपनी ख़वातीन को नहीं देगा, उस पार्टी को इलेक्शन का साइन जो है वो अलॉट नहीं होगा। तो उससे हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा मज़ीद जो ख़वातीन हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस में आएंगी और उनको मौका मिलेगा कि वो इलेक्शंस लड़ें। बस अब हमारी जंग बहैसियत वुमेन विंग की है कि हम उन सीटों पे उन औरतों को लड़ाएं जिस पे हमें यकीन होगा कि ये जीतने वाली सीटें हैं। वरना आमतौर पे पार्टीज ये करती हैं कि जिस सीट का पता होता है कि इस पे कामयाबी होनी बहुत मुश्किल है, वो अपना नंबर पूरा करने के लिए ख़वातीन को वो सीट दे देते हैं। तो हमारी अब एज वुमेन विंग के ओहदेदार होने की हैसियत से मेरी ये समझती हूँ कि ज़िम्मेदारी भी है और मेरी स्ट्रगल भी इसके लिए होगी कि हमने जो 5% कोटा देना है उसमें हम विनिंग सीट्स के ऊपर अपनी ख़वातीन को वो कोटा दिलवाएं, क्योंकि ख़वातीन की प्रेजेंस जो है असेंबली में मैं समझती हूँ और मैंने देखा भी है, क्योंकि मैं 5 साल पंजाब असेंबली की मेंबर रही और अब मैं नेशनल असेंबली की मेंबर हूँ, कि ख़वातीन का इश्यूज़ जो कि 50% हमारी आबादी का हैं, उनके इश्यूज़ पे सिर्फ ख़वातीन ही बात करती हैं। आदमियों के फ़र्क मसाइल होते हैं, मगर औरतों के जो इश्यूज़ होते हैं, औरतों के बारे में जो कानून साजी होती है वो हमेशा ख़वातीन ही करती हैं और उसके लिए आवाज़ भी उठाती हैं, उसके लिए एफ़र्ट भी करती हैं। तो अपने 50% पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं समझती हूँ ख़वातीन का किरदार बहुत अहम होता है असेंबली में। जी।
अच्छा, अगर मैं पीटीआई की हुकूमत की बात करूं कि उन्होंने विमेन की एक कह सकते हैं कि फ़लाह व बहबूद के लिए अब तक क्या इक़दाम किए हैं, उसका मुझे थोड़ा सा मुख्तसर आप देखने वालों को बताएं। कैसे क्या इक़दाम उन्होंने किए, न्यू क्या रेजोल्यूशंस लेकर आए हैं, कौन सी कवानीन जो हैं वो पास किए गए हैं, इस पर थोड़ा सा आप मुख्तसर मुझे बता दें। देखिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए खान साहब भी हमेशा बात करते होते हैं, और ख़वातीन के जो बेसिक मसाइल हैं उसमें एक हेल्थ का इशू होता है। तो ख़वातीन के हेल्थ के हवाले से बहुत सारे जो हैं वो इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि माओं की मेल न्यूट्रिशन जो होती है और माओं के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड बच्चे, तो इसके अंदर एक एहसास के तहत एक नशो नुमा प्रोग्राम है जिसके अंदर माओं को जो है वो जो एंटीनेटल केयर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी सहूलत फराहम की जाएगी। जो मेल नरिश्ड माएँ और बच्चे हैं उनके लिए फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आपने देखा है कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, जिसमें उनको घर के अंदर कारोबार करने के लिए मुर्गियाँ, बकरियाँ, इस तरह की चीज़ें जो औरतें घरों में रह के जिसको कर सकती हैं, और इसमें काफ़ी औरतें कामयाबी के साथ जो है वो अपने घर का ख़र्चा चलाने में कामयाब हुई हैं, और ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा जहाँ अगर आप इस किस्म के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, मगर असम्बली के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ कानून साजियाँ हैं ख़वातीन के हवाले से, वो भी साथ साथ हो रही हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो अभी आपने देखा है कि बच्चों के लिए, जिसमें बच्चियाँ भी ख़वातीन का ही हिस्सा हैं, तो वो उनके लिए अभी ज़ैनब अलर्ट बिल जो पास हुआ है वो भी ख़वातीन की एफ़र्ट के साथ और वो पास कराया गया है। ख़वातीन के इनहेरिटेंस के ऊपर जो है वो किया जा रहा है कि उनको अपना वरासत में जो है वो अपना सही हक़ मिले। ख़वातीन की एजुकेशन के लिए, बच्चियों की एजुकेशन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां जो हैं वो एजुकेशन हासिल करें, औरतों में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े। इसी तरह लीगली भी जो होती है, लीगल उसके अंदर भी जो ख़वातीन को सहूलतें देने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं उनका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तो ख़वातीन के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर हमसे ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन ख़वातीन के लिए क्या कर रहा है जो कि इतनी वोकल नहीं हैं अपने जो भी मुश्किलात का। मिसाल के तौर पर अगर कोई देहात में रहती हैं, देहाती ख़वातीन हैं, उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती, उनके लिए पीटीआई क्या कर रही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन विंग है उसका जिस तरह से आपके इल्म में होगा कि पूरे पाकिस्तान को तंजीम साजी के लिए 18 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जो गिलगित बल्तिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर, उसके बाद एक इस्लामाबाद रीजन है, फिर 4 रीजन्स गिलगित उसके KPK के हैं, 4 रीजन्स बलूचिस्तान के हैं, इसी तरह 4 रीजन सिंध के हैं और 3 पंजाब के हैं। तो इसमें पूरी रीजन्स में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की तंजीम जो है वो अब मौजूद है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं, चित्राल की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तोरगर की एग्ज़ाम्पल ले लें, ये जो हमारे KP के इलाके हैं, वहाँ पर पहली दफ़ा ख़वातीन की तंजीम बनी है। तो अब ये जब एक दफ़ा तंजीम बन गई है तो अब ख़वातीन का काम यही है कि वो वहाँ पे जो लोकल लेडीज़ हैं उनके मसाइल को उजागर करें, उन लोगों तक पहुँचें। और आज भी हमारी मीटिंग में यही बात होती रही है कि हम किस तरह से ख़वातीन के मसाइल ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरह हल कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम ख़वातीन विंग के प्लेटफॉर्म से भी उन औरतों तक पहुँचेंगे जिनकी आवाज़ उस तरह से सामने नहीं आती है। अच्छा, चूँकि आप इस वक्त कराची के दौरे पर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बस 2 सवाल ये करना चाहूँगी कि आपका एक तो एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो ताहयात चलता है, ठीक है। तो यहाँ की अगर कराची की बात करें तो आपने मीटिंग्स की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी आप ख़वातीन से मिली हैं, जो भी हमारी माशाल्लाह से तंजीम साजी यहाँ पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है विमेन विंग की। तो एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, दूसरी बात यह है कि अभी हमें, क्योंकि वी आर इन ऑपोजिशन, तो हमें अभी किन नुकात पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कराची आके बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर बहुत कमिटेड, बहुत मेहनती ख़वातीन की तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई है, और मैं समझती हूँ कि ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है जो आज कराची में आपके 14 MNAs और 30 MPs जो हैं वो मौजूद हैं।
और आज खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में कराची का बहुत अहम रोल है, क्योंकि यही वो 14 वोट हैं जो डिसाइसिव वोट्स थे, जिसकी वजह से आज खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह से वज़ीर आज़म हैं। तो कराची में बहुत कमिटेड ख़वातीन मौजूद हैं, और ख़वातीन को हमेशा एक एज होती है कि जब भी वो किसी घर के दरवाजे पे वोट के लिए जाती हैं या अपना मैसेज लेके जाती हैं तो उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आदमियों के लिए ये सहूलत नहीं होती। औरतें पैगाम जो है अपनी पार्टी का, अपने चेयरमैन का ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जिन इलाकों से ये लोग आई हुई थी तंजीम की औरतें, वो बिल्कुल वबास गोट थे, जो जहाँ पर मेरा ख्याल है कि बेसिक सहूलियात भी मौजूद नहीं हैं, और मगर वहाँ पर भी ये औरतें मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। और अभी जैसे कोविड के जो ज़माने में जो ज़रूरत थी लोगों को राशन पहुँचाने की और सारा, तो इन औरतों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैगाम जो है कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हम उनके पास मौजूद हैं, ये ख़वातीन विंग के ज़रिए जो है ये बहुत जो स्लम एरियाज़ हैं और जो दूर दराज के अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ तक भी ये पैगाम जो है वो पहुँचा है। अच्छा, एक सवाल हमसे पूछा गया है कि जब भी किसी भी विंग के लिए, वेदर वो विमेन विंग हो या लेबर विंग हो, उसका जो भी आप हेड सेलेक्ट करते हैं या जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसमें कौन सी बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल, हाँ जी। देखें, इसके अंदर 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसमें एक तो ये होता है कि जो जिसको भी हम ले रहे हैं कि उसकी पार्टी एफिलिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये कि उसके पास वक्त कितना है जो वो पार्टी को दे सकता है, उसके पास रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी अगर आप जिस किसी को भी लीडर चुनते हैं उसके पास थोड़े से रिसोर्सेज का भी देखना होता है कि वो बाकी टीम को साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता। और ज़ाहिर है उसकी कॉम्पिटेंसी भी बहुत मैटर करती है, खान साहब के विज़न को वो कितना समझता है, और एक लीडरशिप क्वालिटी होती है टीम को साथ लेके चलने की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि टीम को किस हद तक वो अपने साथ लेके चल सकते हैं, उनके साथ। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम क्वालिटीज़ आप देखते हैं। अच्छा, आखिर में बस मैं आपसे पूछना, आपसे बल्कि आपका एक व्यू लेना चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन, क्योंकि पॉलिटिक्स में अब लोग आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं स्पेशली, तो जो न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको क्या, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और क्या चीज़ें करनी है, क्या इम्पोर्टेंट है? जी देखें, इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो नए लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो एक ऐसे लीडर के पास आना चाह रहे हैं, कि ऐसे लीडर की पार्टी में आना चाह रहे हैं जो कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को कोई इतना सिंसियर, ऑनेस्ट और मुहिब वतन लीडर मिला है, जिसके पास विजन भी है और जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, और जो मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके चल रहा है। तो मैं समझती हूँ जो भी उसकी टीम में आज उनके साथ खड़ा है वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा इसमें डालेगा। तो जो भी नए लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर आएँ और खान साहब के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये हम एक नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहाँ पर जिसका दुनिया में एक मकाम होगा। और जिस तरह से खान साहब ने इस वक्त एक इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने का, एक खुद ब खुद वो एक इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनते जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड आज उनकी तरफ देख रहा है, तो वो ना सिर्फ अपने मुल्क के बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। तो उनका साथ दें और आएँ, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का भी हिस्सा इस नए पाकिस्तान में होगा। अच्छा, एक इंसाफ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ कि आप एक मैसेज दें, चूँकि अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को बताएं कि किन चीज़ों को इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी देखिए, इस वक्त मुल्क जो है एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं वो मज़ीद मुश्किल होंगे, क्योंकि हमारे इस वक्त हॉस्पिटल्स जो हैं वो सैचुरेट होने की तरफ जा रहे हैं, बेड्स जो है उनकी शॉर्टेज होने जा रही है, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन फुल होने वाली है, और कोविड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो कि प्लस नहीं होती कि आज 2 हैं कल 3 होंगे 4 होंगे, बल्कि ये मल्टीप्लाई होती है, या आज 2 हैं तो कल 8 होगा, 8 हैं तो फिर 32 होगा। तो ये मतलब है कि ये इतनी तेज़ी से फैलती है, मगर हमें पता है कि इसके फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं। ये मास्क का इस्तेमाल,
6 फुट की दूरी एक दूसरे के साथ, और बड़ी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उसको अगर हम अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें, क्योंकि वो जरासीम जो है ये हाथों के ज़रिए जब हम उनको अपने, और दिन में एक बंदा कई दफ़ा, कई 100 दफ़ा जो है वो अपने गैर इरादी तौर पे अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को छेड़ता है। तो हाथों को साफ़ रखें ताकि इन पे जरासीम ना हो। और जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदारों के लिए SOPs बताई हैं कि मार्केट में हमने किस तरह जाना है, हमने ग्रॉसरी किस तरह से करनी है, हमने बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तो अगर हम ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम इसके फैलाव को ना रोक सकें। मगर देखा ये जा रहा है कि लोग जो हैं वो SOPs को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे बेशुमार लोग बग़ैर मास्क एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि हुकूमत के बताई हुई एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करें ताकि हम इस बड़े चैलेंज के साथ, जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से पहली वेव से निकाला था, दूसरी वेव से भी हम निकल सकें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैडम।